जो आपके पास जीव होते हैं और जो जीव जहां पर अपना निवास करते हैं उसके जो समूह की गणना करी जाती है, जहां पर सभी जीव अपना आवास बनाकर रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? पर्यावास। ठीक है, जहां पर अपना निवास कर रहे हैं, आवास बनाकर रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? पर्यावास। ठीक है, अब इतना आसान नहीं है ये, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक लाइन में। ठीक है, अब प्रश्न तो ये आएगा कि फिर जीव रहते कहां है? ठीक, तो बोलिएगा जो आपके पास जीव होते हैं उनका जो आपके पास आवास होता है वो अलग अलग होता है, ये चीज आपके पास याद रखना। ठीक है, प्रत्येक जीव का अपना आवास अलग अलग होता है, ये मत कह दीजिएगा कि सब जीव एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं होता कि रात में तुम सोने जाते होगे अपने बेड में तो बिस खापड़ा बगल में लिटा के सोते होगे, ऐसा तो कोई नहीं करता होगा ना। ठीक है, कि आपके पास बगल में नागिन लेटी हो, तुम भी बगल में लेटे। नागिन का मतलब पत्नी से नहीं है, सांप से है। ठीक है, ओके, तो आपने कहा नहीं भाई साहब ऐसा तो नहीं होता है, जी जो आपके पास होते हैं सबका अलग अलग आवास होता है। एक बात क्लियर, एक प्रश्न क्लियर, जो का आवास आपके पास अलग अलग होता है, जो अलग अलग आपके पास आवास का हम अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को हमारा या जो अलग अलग आवास का एक समूह आपके पास होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावास। अब मैं नीली वाली लाइन अलग कर रहा हूं, अब तुम्हें ये समझना है। अब मैं डायरेक्ट ये बोलता तो तुम्हारे दिमाग से स्किप हो जाता। ठीक है, अब आया समझ में, दो लाइन समझी और यही समझना है, यही प्रश्न आपके पास आते हैं, सीधा पूछ लेगा बताओ अलग अलग आवासों के समूह को क्या कहते हैं? ए पर्यावास, बी पर्यावरण, सी ऐसे विकल्प दे देगा, डी ए प्लस बी। ठीक है, तो नहीं तो आप बोलोगे अलग अलग आवासों के समूह को पर्यावास कहते हैं, अलग अलग आवासों में रहने वालों को जीव कहते हैं। ठीक है, शेर अलग रहता है, अब ऐसा नहीं होता है, शेर का अपना मांद है, आप अलग रहते हो, घर मकान में रहते हो। ठीक है, चूहा अलग रहता है, अपना छोटा सा बिल बना के रहता है। ठीक है, सांप आप अपनी छोटी सी बिल और लंबा जाके बना के रह लेते हैं, मतलब सबका अपना आवास अलग है। चिड़िया घोंसले में रहती है और मछलियां जल में रहती हैं। आपको समझ में आ गया? आपने कहा यार जीव, सही बात है, सब अपना अपना अलग अलग आवास बनाते हैं और अलग अलग आवासों का अध्ययन करना ही पर्यावास कहलाएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आगे आपके पास ये बढ़ते हैं कि जो आपके पास अलग अलग आपके पास आवास होते हैं तो क्या इनमें भिन्नता होती है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सभी लोग एक ही स्थान में रहते हैं। इस मुद्दे नजर पर रखते हुए पर्यावास को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़िए, तीसरा पॉइंट बोलिएगा पर्यावास को कितने भाग में डिवाइड करते हैं? तो बोलिएगा आपके पास दो भाग में आपके पास डिवाइड करते हैं। पहला भाग वह जीव जिनका आवास वह जीव जिनका पर्यावास समान होता है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो भिन्न भिन्न जीव का, बेटा जी ध्यान से, भिन्न भिन्न जीव का पर्यावास समान या एक हो सकता है। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, यहां पर मैंने तुम्हें क्या समझाया? जीवों का आवास अलग अलग होता है। अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना पालना, बिल्कुल पहली क्लास है और मुश्किल से तुम्हें 10 क्लासें पढ़नी है, 12 आज पहली, मुश्किल से 9 या 10 क्लास और बचेंगी। सुनिए फिर से, आप बोलना जीव का आवास अलग अलग होता है, और यहां मैंने आवास नहीं लिखा, यहां पर मैंने लिखा पर्यावास। अब ये भ्रम न पा लेने के लो अब आर्यावास पर्यावास एक हो गया क्या? जीवों का आवास अलग अलग होता है, शेर का अलग, बिल्ली का अलग, गीदड़ का अलग, चूहा का अलग, सांप का अलग, मनुष्य का अलग, मछली पक्षियों का अलग। ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल तुमसे क्या कह रहा है? पर्यावास, कि भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास होता है वो समान हो सकता है, तो बोलना ही यस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंड भाग। सेकेंड परिभाषा आपके पास ये कहती है जो भिन्न भिन्न जीवों का आपके पास पर्यावास है, यहां पर भी पर्यावास ही है, आवास नहीं है। ये भिन्न भिन्न जीवों का जो पर्यावास है वह अलग अलग आपके पास क्या हो सकता है। अब ये तो दोनों परिभाषा
एक दूसरे के एंटी न कर गई। ये परिभाषा कह रही है एक हो सकता है, ये परिभाषा कह रही है नहीं पर्याभास अलग हो सकता है। दोनों ही परिभाषा सही होगी, क्योंकि किसी भी परिभाषा ये नहीं कहा कि नहीं केवल एक ही होगा, न इसने ये कहा कि नहीं केवल अलग अलग होगा। वो कह रहा संभावना है, संभावना है एक पर्याभास हो सब लोगों का, संभावना ये भी है कि अलग अलग जीवों का अलग अलग पर्याभास हो। अब यार पर्याभास है का, पर्याभास हमने ये पढ़ा अलग अलग आवासों के समूह को क्या कहा जाता है, पर्याभास। अब मैंने अगर यहां छोड़ दिया, बिल्कुल एंड चल रहा है, बिल्कुल इसका इस हेडिंग का बिल्कुल एंड, ठीक है। अगर मैंने यहां पर छोड़ दिया तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि भैया आपके पास चीजें क्या है। उदाहरण देता हूं क्योंकि प्रश्न उदाहरण से आना है, तुमसे परिभाषा नहीं पूछेगा कि परिभाषा बताओ पर्याभास की क्या होती है, ठीक है। तो आपको उदाहरण पूरा क्लियर कर लेगा। आ जाइए पहले इसको क्लियर करें। भिन्न भिन्न जीवों का पर्याभास एक हो सकता है, ठीक है। चलिए आपने उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास जंगल, ठीक है। अब जंगल क्या है, किसी के घर है क्या, नहीं, जंगल तो पर्यावास है। तो आपने कहा जंगल में तो भाई बहुत लोग रहते, तो आपने कहा जैसे मान लीजिए आपने कहा हिरन, आपके पास जंगल में आपके पास शेर, जंगल में और मान लीजिए आपके पास गीदड़, जंगल में और ले लीजिए आपके पास कुत्ता, जंगल में आपके पास और ले लीजिए जानवर, आपके पास जंगल में ले लीजिए और आपके पास जीव। अब थोड़ा सा अपनी नजर घुमाओ, ठीक है। मैं तुमसे बोलूं हिरन कहां तो रहता है, तो आप बोलोगे हिरन गुफा में नहीं रहता, हिरन तो बस बेचारा जहां जैसा अपना बना ले आश्रय वहां रहता है। आपने कहा शेर, शेर वही अपनी मान में रहता है। गीदड़, गीदड़ भी अपना कुछ बना के रहता होगा। आपने कहा कुत्ता, कुत्ता भी अपना बस ऐसे ही घूमता रहे। मेरी बात समझना बस तुम, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं इसका अपना अलग कहना है, ये अपना अलग रहता है, ये अपना अलग रहता है, ये अपना अलग रहता है, चूहे वो अपने अलग रहते हैं, जो और भी छोटे जीव होते हैं वो अपने अलग रहते हैं। अच्छा तो इनका आवास अलग अलग होता है, यस वो तो पहले ही बोल के रखा है आवास अलग अलग होगा, लेकिन पर्यावास एक, ठीक है। सब कहां रह रहे, जंगल में। यार अच्छा इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब इस वाली लाइन में आ जाओ, ये तुमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है नहीं भिन्न भिन्न जीवों का अलग अलग पर्यावास भी हो सकता है। हो सकता है कैसे, चलिए आइए मैंने यहां पर लिख दिया आपके पास क्या मछली, ठीक है। मछली के स्थान में और लिख दूं, मान लीजिए आपके पास वेल, वेल, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं मछली को तालाब से निकाल के जंगल में फेंकना, जिंदा रहेगी, रहेगी, ठीक है। आपने कहा नहीं, मछली और वेल आपके पास जो ये जिंदा रहेंगी वो कहां पर रहेंगी, नदियों में, जल में, सीधी बात है। कहां पर जिंदा रहेगी, जल में। अब वेल तालाब में तो रहेगी नहीं, इसलिए मैंने जल लिख दिया, ठीक है। नदियों में वेल मिलेगी, मछली मिलेगी, तालाब में केवल मछली मिलेगी, वेल नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अपन को तो टोटल लेना देना है जल से। तो आपने कहा हाँ यार इनका तो भैया पर्यावास जल है। आवास ना बोल देना कि नहीं मछली का आवास जल है, आपके पास आवास मछली भर का होता है क्या, आवास सबका अलग अलग होता है। जल में तो मछली भी रहती है, केकड़े भी रहते हैं, केचुए भी रहते हैं, मेढक भी कभी कभार आ जाते हैं, सांप भी चले जाते हैं। अच्छा इसका मतलब है जल एक पर्यावास है, और जल में कई, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल हल्के में मत लेना टॉपिक को कि कहानी नहीं है शिवाजी वाली सीधी चल रही, वो समझ में आ रहा है। यहां पर दिमाग बिल्कुल खोल के रखना, सीधा प्रश्न पूछेगा और दांत दिखा के वापस आओगे। एक बात समझ लो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे लगा है अब, ठीक है। दे देगा तुमको सीधा ऑप्शन, उसने तुमको दे दिया मछली, उसको तुमको दे दिया हिरन, उसने तुमको दे दिया आपके पास गीदड़, उसने तुमको दे दिया मान लीजिए शेर, और बोल दिया बताइए कौन भिन्न है। समझ में नहीं आएगा कौन भिन्न है, ठीक है। मछली तो तुम्हें जल के तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैंने थोड़ा और घुमा दिया यहां पर ये एक आध दो और घुमा के लिख दिए तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर सही से एनवायरमेंट पढ़े होते तो आप कहोगे भिन्न इसलिए है क्योंकि इसका आवास पर्यावास अलग है मछली का, और सबका पर्यावास एक ही है जिसका नाम क्या है आपके पास जंगल, ठीक है। ओके और बढ़िए, और मैंने कहा मान लीजिए आपके पास शेर, आपके पास हिरन, इन सबका, तो आपने कहा इनका पर्यावास कहां होता है, जंगल,
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके पास आ जाइए, मैंने कहा तुम्हारे पक्षी, मान लीजिए जो चिड़िया है इनका, तो आपने कहा लो भाई साहब, ना तो ये पानी में रहते, ना तो ये आपके पास जंगल में विशेष तौर पर रहते, नभ में उड़ते हैं आकाश में, घोंसला में पेड़ पौधों में रहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा इनका जो कार्य अधिकांश होता है नभ में, और इनका जो रहना वहना आपके पास होता है वो कहां, घोंसले में। और बना दो, और मैंने तुमसे कहा मानव, तो आपने कहा मानव ना तो जंगल में रहता, ना मानव पानी में रहता, मानव कहां रहता, तो आपने कहा मानव रहता है कहां पर, स्थल में। स्थल क्या है, पर्यावास। जंगल क्या है, पर्यावास। जल क्या है, पर्यावास। ठीक है, नभ क्या है, आकाश, पर्यावास। सबका अपना है, आवास अलग अलग, पर्यावास अलग अलग। एक प्रश्न ये कभी कभार ये पूछता है, पर्यावास बड़ा है कि वास बड़ा है, तो याद देना आपके पास, यहीं पर लिख देता हूं मैं। आप बोलना जो वास है ना, वास का मतलब होता है आवास। आवास कैसा है, तो आवास बोलना आप संकुचित है। संकुचित मीन्स छोटा। ठीक है, और कोई पूछे आपके पास पर्यावास कैसा है, तो पर्यावास बोलना ये कैसा है, व्यापक है। कितने सरल शब्द हैं, और यही सरल शब्द प्रश्न पूछेगा। बताइए निम्नलिखित में से व्यापक कौन है, पर्यावरण, पर्यावास, वास या और कुछ। ठीक है, तो बोलना वास संकुचित है, छोटा है, और आपके पास पर्यावास बड़ा है। क्यों, अरे वास आवास है, वास मतलब आवास, और आवास का समूह पर्यावास है, तो पर्यावास बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, मतलब समझ में आ गया। मतलब इस तरह में मनुष्य बस नहीं रहता, आपके पास गाय भी रहती, भैंस भी रहती, ये सब रहते। अब गाय भैंस जंगल में थोड़ी रहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा, प्रत्येक जीव का पर्यावास अलग अलग हो सकता है, राइट। प्रत्येक जीव का पर्यावास एक हो सकता है, राइट। ठीक है, ये भी सही। पर्यावास की हेडिंग कंप्लीट। अब आगे चलते हैं सेकेंड हेडिंग पे। चलिए, जब इतना अच्छे से समझ लिया तो अब सेकेंड वाले को बहुत ध्यान से देखना। सेकेंड हेडिंग, अगला आपके पास एनवायरमेंट, ये क्या नाम इसका, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये तो शुरुआत ही नहीं हुआ, अभी तो तुमने सब उसका परिचय देखा, पर्यावास। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास ये पूछता है कि पर्यावास की आप हमें घटक बताओ। अब सुनो, घटक क्या होता पहले ये समझ लो बेटा। घटक कुछ नहीं है, आपकी एनवायरमेंटल भाषा है। एनवायरमेंटल भाषा का मतलब, अगर यही चीज तुम मैथ में पढ़ रहे होते तो मैं ये कहता पर्यावास की प्रमुखताएं बताओ। यही आप विज्ञान में पढ़ रहे होते तो मैं ये कहता तुमको पर्यावास के प्रमुख तत्व बताओ। यही आप अभी भूगोल में पढ़ रहे होते तो अब मैं तुमसे ये कहता पर्यावास के प्रमुख वर्गीकरण बताओ। अब यही तुम एनवायरमेंट में पढ़ रहे हो तो उसको मैं बोलूंगा पर्यावरण के घटक बताओ। मतलब घटक क्या है, टाइप, प्रकार, वर्गीकरण। अच्छा, तो पर्यावरण के इसके पर्यावास के कितने घटक होते हैं, तो वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो पर्यावास के आपके पास घटक कितने होते हैं, प्रमुखता 3। चलिए ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, मतलब आपके पास वह 3 घटक जिसके बिना तो पूरा का पूरा पर्यावास अधूरा है। दिमाग पे जोर डालो। अब मैंने तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जो तुम नहीं जानते, दिमाग पे ये जो डालो, वो 3 चीज ऐसी कौन सी है जिसके बिना हम मर जाएंगे। हम नहीं, ये सब मर जाएंगे जो आपके पास चीज है। पहला कुछ आ रहा दिमाग में, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आपके दिमाग में एक चीज आई जिसका नाम क्या है, जल। ठीक है, आपने कहा यार बात तो सही है, जल के बिना तो हिरन का, आपके पास शेर बिल्ली का, हम जिंदा न रहेंगे, पक्षी जिंदा नहीं रहेंगे, जानवर जिंदा नहीं रहेंगे, पौधा जिंदा नहीं रहेगा, खत्म पर्यावरण। ठीक है, आपके पास तुमने कहा ना भाई जल नहीं बेकार होना चाहिए। अब दूसरा जोड़ डालो। अब मान लो मैं तुम्हें खूब जल दे दिया, चारों तरफ पानी वानी दे दिया, अगला जोड़ आपके बड़े में, अब तुम्हें दूसरी चीज क्या चाहिए जिसके बिना तुम्हारे पास खत्म हो जरूरत है, क्या, बहुत बेहतरीन। हवा नहीं बोलना आंसर, आप बोलना आपके पास क्या चाहिए, भोजन। बहुत अच्छी, दोनों चीज, जल के बिना तो भोजन नहीं बनेगा। अगर जल नहीं है भोजन कहां से बना लोगे। ठीक है, आप कहां से, आपके रक्त में भी 90% आपके पास जल ही पाया जाता है। ठीक है, 70% सॉरी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, दूसरा चीज आपने कहा यार बात तो सही है, अगर हमको जल ही जल मिल गया तो पानी पीकर जिंदा रहेंगे क्या, हमें भोजन भी तो चाहिए। तो मैं नहीं, जितना तुम सोच सको, जो सजीव है उन्हें सबको भोजन चाहिए। बहुत बेहतरीन, चल गई अपनी गाड़ी। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताओ, अगर वो नहीं मिला सो मर जाओगे। आवास,
स्थल, स्थल तो नहीं, स्थल किसका मतलब जल ही है। बोलो, बहुत बेहतरीन बोलोगे, आवास, घर। ठीक है बेटा, कोई चाहे कितना बड़ा पावरफुल कायना हो, डायनासोर हो, चाहे सिंधु सभ्यता हो, चाहे कोई सभ्यता हो, सब तहस नहस हो गई अगर उनका रहने के स्थान नहीं है। आप हम तहस नहस हो गए। सर्दी में न्यूज में खबर सुनते हो कि एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ठंड में ठिठुरते हुए बीच चौराहे में उसकी मृत्यु हो गई, युवा वर्ग की मृत्यु हो गई। क्यों? उसके पास घर नहीं था, उसके पास ये नहीं था, वो कहां रहेगा। अगर गाय, कितनी गाय मरती है सर्दियों में, कितना आपके पास। आपने कहा यार डायनासोर की प्रजाति तो खत्म हो गई, डायनासोर तो हरा देता था शेर बेर को, चीता बीता को। डायनासोर को कौनों बात की कमी थी, लेकिन डायनासोर जिंदा नहीं रहा। जिराफ को कौनों बात की कमी थी, जिराफ की प्रजाति घटती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जिराफ को रहने के लिए सही उचित स्थान नहीं है, बड़े गले होते हैं, अब उतना उनके पास आवास नहीं है। आप बहुत बेहतरीन आपने आंसर दिया, तो आप बोलोगे क्या? आवास। ये तीन चीज चाहिए लोगों को जिंदा रहने के लिए। 100 बात की एक बात, तुम्हें तो वो चीज बताना है जो सबको चाहिए। ठीक है, जल शेर को भी चाहिए, मछली को भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, सबको चाहिए। भोजन मछली को भी चाहिए, कुकुरमुत्ता को भी चाहिए, पेड़ पौधे को भी चाहिए, केचुआ को भी चाहिए, सबको चाहिए। आवास मछली को भी चाहिए, केचुआ को भी चाहिए, सांप को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन वायु सबको नहीं चाहिए। O2 सबको नहीं चाहिए, किसी को CO2 चाहिए, किसी को नाइट्रोजन चाहिए। और अपने घर में दीमक कीमक लग जाते हैं, आपके पास काफी ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु विषाणु होते हैं जिन्हें तो O2 भी नहीं चाहिए, वो आपके पास ऐसे जिंदा रह लेंगे। इसका मतलब O2 सबको जरूरी नहीं है, इसलिए ये घटक में नहीं आता है। ठीक है, चलो बढ़िया प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। अब आगे आपने पर्यावास के घटक, अब सुनिए बेटा, ऐसी विकल्प आएगा, भैया ने सही पूछा, मान लो विकल्प आ जाए कि पर्यावास के घटक में प्रमुख तत्व नहीं है, दे दे 4 विकल्प, जल, भोजन, आवास, वायु। मैं 100% कह रहा हूं, अभी मेरे पढ़ाने के पहले अधिकांश बच्चा आवास में लगा के चला आता, या भोजन में। वायु तो कोई दिमाग में लगा आता कि वायु घटक नहीं है, प्रमुख निकलेगा, हवा बिना कोई जिंदा रहेगा। ठीक है, यही प्रश्न आते हैं। पर्यावास के प्रमुख घटक है, अब उसने तुम्हें क्या दिया? वायु, मिट्टी और खनिज, और एक कभी दिया जल। तो तुमने लगाना नहीं, पर्यावास के घटक तो नहीं है, जल है, भोजन है, आवास, तो आंसर जाएगा तुम्हारा जल में। मैंने क्या बोला? चीजें बड़ी आसान है, ऐसी मैंने कोई चीज नहीं पढ़ाई जो तुम नहीं जानते हो, लेकिन लापरवाही अपन को गलत करा देगी। ठीक है, तीसरा आइए, तीसरा शब्द आपके पास क्या होता है? निकेत। ये समझो, ये बहुत समस्या दिए रहता है, निकेत क्या है। ठीक है, जब ये समझ में आ गया तब तुम्हें समझ लो पार्श्व तंत्र यूं समझ में आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट इकोसिस्टम बताता, दिक्कत कर देता। निकेत क्या है अब सुनो। आपने कहा निकेत, आइए, आपने लिया शेर, आपने लिया मानव, आपने लिया मछली, बेटा ध्यान से, आपने लिया आपके पास गीदड़, आपने लिया पक्षी। तो तुमने इनका अध्ययन किया। तुमने जब इनका अध्ययन किया, तुमने कहा यार इनकी तो कार्यात्मक क्षमता अलग अलग है। शेर अपना शिकार करने का अलग ही तरीका है, मानव शिकार नहीं करता। मानव तो गया खेत बगीचा खलियान में और सब्जी वब्जी फल फ्रूट खा के अपना काम चला रहा है। आपने कहा मछली, आपने कहा मछली भी शिकार नहीं करती, मछली छोटे मोटे शिकार करती, छोटे मोटे जीव को खा गई, वेल मछली सीधे मछली को खा गई। आपके पास गीदड़, इसके बाद तुमने कहा खरगोश, ऐसे। तो तुमने कुलाकर ये देखा कि सब चीज का, सभी जीवों का अलग अलग कार्यात्मक क्षमता है। सीधा एक क्वेश्चन याद रख लीजिए, आपके पास निकेत क्या है? तो बोलिएगा निकेत हमारे जीवों के द्वारा अलग अलग क्षमता। पहला पॉइंट, बस ये मैंने समझाने के लिए बोला था, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये काम का है। कार्यात्मक क्षमता, प्रश्न, कार्यात्मक क्षमता को किसमें शामिल किया जाता है? निकेत में, पर्यावरण के घटक में, पर्यावरण में, पर्यावास में। आंसर देना, किसमें शामिल किया जाता? निकेत में। अब तुमने और अध्ययन किया, अब मेरी बात सुनो, तुमने और अध्ययन किया, तुमने कहा हाँ यार शेर अलग शिकार करता है, मानव अलग शिकार करता, और अध्ययन करो। और जब आपके पास अध्ययन करो तो तुम्हें चीज पता नहीं, मानव तो आप हो। सुनना, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अब मैं हर कर ही नहीं सकता, और आगे चले इसके नीचे। मानव तो आप हो, मानव मैं भी हूं, मानव आपके दोस्त है। आपने अध्ययन किया, आपने कहा यार ये लड़का मेरा दोस्त, बेटा बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं।
ये मेरा दोस्त बहुत पढ़ता है। तुमने बगल वाले को देखा, ये मानव है, ये यार खाना बहुत खाता है। ठीक है, तुमने दूसरे को देखा, यार इंजीनियरिंग में ये लड़का काफी होशियार है। तुमने कहा यार मानव एक, तुम मानो मैं मानो, कार कई। ठीक है, एक मानव पढ़ भी रहा, लिख भी रहा, दौड़ भी रहा, मनोरंजन भी कर रहा, पिक्चर भी देख रहा, मैकेनिक भी काम कर रहा। तुमने कहा यार इसका मतलब अलग अलग कार्य करना कार्यात्मक क्षमता होगी। यस, लेकिन फिर तुमने और जब अध्ययन किया तुमने कहा गलत, गलत। ये लड़का पढ़ने में होशियार है, बगल वाले में ये लड़का गेम खेलने में होशियार है, ये लड़का डांस करने में होशियार है, ये लड़की आपके पास एक मतलब एक्टिविटी करने में आपके पास समझना बहुत अच्छे से। तुमने कहा यार काम तो सभी अलग अलग है, मैं और बिल्कुल बेसिक समझाऊं, ऐसे समझो। ठीक है, मान लो आपने मुझसे तुलना करी या आपने अपने दोस्त से, आपने कहा भाई तुम खाना खाते हो, उसने कहा तुम ये करते हो, हाँ ठीक है। फिर तुमने उससे एक प्रश्न पूछा, जो तुम करते हो वो तो मैं कर लेता हूं, जो मैं करता हूं वो तुम कर लेते हो, तुम्हें यार किस चीज में रुचि है? उसने कहा यार क्या बताएं, हमारा असली मन तो फोटोग्राफी करने में लगता है। उसने तुमसे पूछा तुम्हें किस चीज में रुचि है? तुमने कहा यार क्या बताएं, हमारा असली मन तो पढ़ाई करने में लगता है। तुमने मुझसे पूछा तुम्हें किस चीज में रुचि है? उसने कहा यार मेरा बिल्कुल मन लगता है, मुझे लगता है मैं कहीं पर दुकान खोल लूं, काम करने लगूं। तुमने मुझसे पूछा भाई साहब आपको किस में रुचि है? मैंने कहा यार हमें थोड़ा मोड़ा मन बच्चों को पढ़ाने में लगता है। अब मैं तुमसे कहूं, सुनना, अब मैं तुमसे कहूं तुम मेरा काम कर दो, तुम आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तुम क्लास ले लो, फेल हो जाओगे। और कल के दिन तुमने मुझसे कहा भाई साहब आज मैं थोड़ा सा डांस नहीं कर पाऊंगा, तुम टिकटॉक में तुम गाना बना दो, कभी हम डांस कभी ना कर पाएंगे। सामने वाले आपके पास मैकेनिक जो मोटरसाइकिल सुधारता है, मोटरसाइकिल सुधारने वाला आपके पास मुझसे कहे भाई साहब इसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, आप थोड़ा इसका चैन उतार के सॉकेट वॉकेट सही कर दो, मैं कभी ना कर पाऊंगा। मैं उस मोटरसाइकिल वाले कह दूं तुम एक काम कर लो, कल मेरी क्लास लो, वो कभी नहीं पाएंगे। अच्छा, मानो तो वही था, मानव की क्षमता अलग अलग थी, लेकिन हां कार्यात्मक जो आपके पास इकाई थी, इकाई वो केवल एक होती है। मतलब चाहे शेर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, कार तो कई कर लेते हैं, लेकिन आदमी एक चीज के लिए ज्यादा जाना जाता है। शेर जाना जाता है शिकार के लिए, चूहा जाना जाता है कुतरने के लिए, मनुष्य जाना जाता है बुद्धि के लिए, हाथी जाना जाता है भगदड़ के लिए। अच्छा, इसका मतलब इस कार्यात्मक को हम क्या बोलेंगे? इस कार्यात्मक को बोलेंगे व्यापारिक इकाई। एक बार क्वेश्चन पूछा था टेट में, व्यापारिक इकाई किसकी इकाई है? निकेत की, पर्यावास की, पारिस्थितिकी की? तो व्यापारिक इकाई किसकी है? निकेत की। अब तुम्हारे मन में एक ही होना चाहिए, व्यापार मैं समझा दे रहा हूं, व्यापार मतलब रुपया। रुपया कहां से आएगा? ये अलग अलग काम करने से आएगा कि किसी एक काम में बहुत बड़ा स्पेशल बनने से आएगा? बोलो, एक काम में स्पेशल बनने से आएगा। तुमने कहा मैं तो गाड़ी भी सही कर लेता हूं, कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा। तुमने कहा मैं रोटी भी बना लेता हूं, कोई कुछ नहीं करूंगा। तुमने कहा मैं वीडियो भी बना लेता हूं, कोई मतलब नहीं है। एक काम में स्पेशल बनो, या तो डॉक्टर बन लो, या तो इंजीनियर बन लो, या तो शिक्षक बन लो, या कोई बड़ा मैकेनिक बन लो, मोटरसाइकिल सुधारने वाला। अगर तुमने वो कर लिया पैसा कमा लोगे, पैसा कमा लोगे। इसलिए इसको क्या बोला गया? व्यापारिक इकाई। ये आते हैं क्वेश्चन। आपने कितना कवर कर लिया? ये 3। अब चलते हैं पारिस्थितिक तंत्र की तरफ। अब ध्यान देना, अब उठेगा ये पारिस्थितिक तंत्र। अब मैं एक परिभाषा बोल रहा हूं तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। कोई पूछे पारिस्थितिक तंत्र क्या है तो कह देना पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र जिसमें पर्यावास प्लस निकेत दोनों का क्या किया जाता है? अध्ययन। समझ आ गया? पर इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जिसमें पर्यावास प्लस आपके पास निकेत दोनों का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। अब सोचो, मैं डायरेक्ट ये बताना प्रारंभ कर देता, क्या समझ में आता? जब पर्यावास ही नहीं जानते कहां से समझोगे पारिस्थितिक तंत्र? अब अगली हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिक तंत्र, उसके पहले ये 3 हेडिंग लिख लो। पारिस्थितिक तंत्र को कोई बोले इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बस अब पेन रख के फिर से 15 मिनट ध्यान दे लो। बस हो सकता है लिखा ना पाऊं, लेकिन आप 15 मिनट यहां ध्यान दे लो, ठीक है? पारिस्थितिक तंत्र को आपके पास ये कहते हैं इकोसिस्टम। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इकोसिस्टम का कभी गूगल में डालिएगा, 2 अर्थ निकलेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र निकलेगा
और एक इसका अर्थ निकलेगा जिसका नाम क्या है, परितंत्र। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि परितंत्र अलग है क्या, पारिस्थितिक तंत्र अलग नहीं। परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र का छोटा रूप है, परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र का छोटा रूप है। ठीक है, चलिए पारिस्थितिक तंत्र की खोज किसने करी थी, तो आपके पास बोलिएगा खोज करी थी आपके पास अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, आपके पास खोज करी थी किस ईयर, आपके अर्नेस्ट, गलत बोल रहा हूं क्या, गलत है जा रहा, पारावरण है ये, पारावरण का करी थी, इसका था एजी टॉन्सिले। ठीक है, ये दो नाम बड़ी कंफ्यूजन, पारावरण और ये वाला। ठीक है, इनका तो नाम था एजी टॉन्सिले। ठीक है, इन्होंने खोज करी थी, इनकी ईयर थोड़ा सा देख लो, हाँ ईयर थोड़ी सी भूल जाती है। ईयर है इनकी आपके पास 1935। ठीक है, अब इसमें दो चीज ध्यान देना, सुनो पहली बात, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द जनक पूछे, पारिस्थितिक तंत्र का ये पूरा, तो आंसर लगाना है टॉन्सले साहब को। ओनली पारिस्थितिक शब्द पूछे, ओनली इतना, तो आंसर लगाना है रीटर को। ठीक है, पारिस्थितिक शब्द का जनक पारिस्थिति रीटर, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जनक एजी टॉन्सले। बात हल्के में लग रही होगी, कभी एनवायरमेंट का क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन घुसिया रहती है उसमें। अर्नेस्ट हैकल ने किसकी खोज करी, एजी टॉन्सल ने किसकी खोज करी, रीटर ने किसकी खोज करी, पारावरण की, पारिस्थितिकी की, पारिस्थितिक तंत्र की, सो नहीं पता। ठीक है, इतना बात क्लियर, बढ़िया। अब आगे देखो, हमने ये पढ़ा कि पारिस्थितिक तंत्र दो चीज से आती है, एक चीज का नाम है पर्यावास, एक चीज का नाम है आपके पास निकेत। तो पारिस्थितिक मतलब कार्यात्मक क्षमता निकेत। अगला, पारिस्थितिक तंत्र को कितने भाग में अध्ययन किया जा सकता है। चलिए अब इसके आगे की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, तो बोलिएगा पारिस्थितिक तंत्र को दो भाग में अध्ययन किया जा सकता है। एक भाग को क्या बोलेंगे, जैविक, और दूसरे भाग को क्या बोलेंगे, अजैविक। ये ऐसे नाम हैं जो आपने सबने सुने हैं। अब उसके पीछे सुनने का कारण क्या होता है, दो विषय, एक तो जियोग्राफी, जब जियोग्राफी पढ़ाओगे तो इनका नाम बताना पड़ेगा समुद्र की लवणता पढ़ाते समय, और एक तो विज्ञान, जब बायोलॉजी पढ़ाओगे तो रक्त पढ़ाओगे सो बताना पड़ेगा कार्बनिक क्या है, अकार्बनिक क्या है, और तीसरा इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो जैविक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोटिक, और अजैविक को आपके पास इंग्लिश में क्या कहते हैं, सो आंसर देना आपके पास एबायोटिक। बहुत आसान है। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, जैविक अजैविक मान लो पहली बार सुन रहा हो, मतलब समय की बात है बेटा, कोई सुन चुका हो तो कोई आपसे 1-2 साल पहले से ऐसी सब चीज पढ़ रहा है, कोई अभी शुरुआत की है। तो जैविक का मतलब होता है, सीधा शब्द में आ जाओ, जिसके पास जान होती है, जिसके पास जीव होती है। तो आप सीधे बोल सकते हो जैविक का हम ये कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में, क्या, सजीव। ठीक है, अजैविक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जान नहीं होती, तो हम इस सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं निर्जीव। ठीक है, ये मैंने समझने के लिए बता दिया सर, तो मैं सिर्फ लेकिन ये याद रखना है जैविक और अजैविक। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं सजीव कौन कौन होता है, तो तुम ढेर उदाहरण दे दोगे, कुत्ता बिल्ली ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ प्रश्न नहीं आता इसलिए, कभी से पता सजीव किसको पता नहीं होगा, प्रश्न आता है इसमें कि बताइए आपके पास अजैविक आपके पास क्या है। ठीक है, जैसे तुमसे उसने प्रश्न में पूछ दिया, बताइए 4 विकल्प हैं, एक विकल्प है आपके पास मृदा, एक विकल्प है पौधा, एक विकल्प है आपके पास खनिज, और एक विकल्प है आपके पास तापमान। बोलिएगा इन 4 विकल्पों में से कौन सा जैविक है, बताओ, बताइए। मृदा जैविक पूछ रहा हूं, उसमें कौन सा जैविक है? ठीक है, बोलोगे इसमें जैविक कौन है, इसमें जैविक है पौधा। ठीक है, और मृदा में जान होती है क्या, जलाओ मिट्टी है, तापमान में जान होती है, अभी 36 डिग्री गर्मी का तापमान होगा, तो जान है किस तापमान में। खनिज, इसमें जो छू रहा हूं ये खनिज ही तो है, जान है क्या, पौधे में जान होती है, पौधे को अगर तुमने डाल काट दी तना सूख जाएगा, मतलब उसमें सजीव होता है। इतना तो थोड़ा दिमाग रखा करो, ऐसे प्रश्न में ना फंस जाया करो, उसके अंदर पूछे तो बढ़िया बताया करो। ठीक है, आइए तो कोई पूछे भाई साहब फिर ये बता दो एबायोटिक क्या है, क्योंकि प्रश्न एनआई से आता है, 5 3 फेंकेगा ये, एक रख देगा
या तो 3 देगा ए और 1 रख देगा ए और तुमसे पूछ लेगा बताओ वायुटक ए वायुटक कौन है। चलिए तो आप बोलोगे मृदा किसमें आती, इसमें। आप बोलोगे खनिज किस, अब ढेर उदाहरण है, अब मैं मैन लिख दे रहा हूं जहां से प्रश्न आता है। ये किसमें आती, बात नहीं। खनिज के बाद आपके पास बोलोगे तापमान किसमें आता, इसमें। कोई तुमसे पूछे लवण किसमें आता, इसमें। कोई तुमसे पूछे आपके पास वसा किसमें आता, इसमें। कोई तुमसे पूछे कार्बोहाइड्रेट किसमें आता, इसमें। कोई तुमसे पूछे प्रोटीन किसमें आता, इसमें। कोई तुमसे पूछे विटामिन किसमें आता, इसमें। कोई तुमसे, अब कितने बताऊं मैं, मृदा खनिज तापमान आपमान लवण आपके पास वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जितनी चीजें तुम्हारी सब निजी है ये सब किसमें आती, ये सब आपके पास किसमें आती, अजैविक। तुम्हें वो याद करना, ये नहीं, 2 चीज इसका एक ओवरऑल ये भी पूछ देता है, कार्बनिक और आपके पास अकार्बनिक किसमें आते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक भी आपके पास किसमें आते हैं, अजैव में। ठीक है, याद है बायोलॉजी। रक्त याद है, रक्त में तुम्हें क्या बताए थे, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में अकार्बनिक कार्बनिक होते हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड आपके पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये क्या है लवण, नमक क्या है लवण, ये सब क्या है अजैविक। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अब छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके पास अगला पूछता है, क्या यार जैव में, जैविक में अजैविक का फर्क पड़ेगा और क्या जैविक के द्वारा अजैविक में फर्क पड़ेगा, बोलना यस। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भिन्न पालना बिल्कुल भी, अरे मैं बता तो इसमें छूटेगी आप जल आपके पास, भिन्न पालना बिल्कुल भी आपके पास, और मर्द हो गया मैन दाल छूटी गई वायु, ठीक है, पानी यानी वर्षा, ठीक है। आपने कहा फर्क पड़ेगा, कैसे, आइए कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है बताओ। अभी आज के 1.5-2 महीने पहले तापमान डाउन था तो आप और हमको कितनी दिक्कत होती थी, सब आओ बाहर निकलो ठंड लग रही, बड़ी समस्या। आज के 1.5-2 महीना बाद तापमान हाई हो जाएगा, सो फिर दिक्कत, फिर गर्मी आए, दोपहर में आ रहे पसीना फेंक रहे, ये आपके पास जा रहे, सो दिक्कत। ठीक है यार, तापमान तो निर्जीव है लेकिन हमें इफेक्ट कर दे रहा है, बात तो सही कह रहा। ठीक है, मिट्टी सही है, बहुत अच्छी बात है, मिट्टी बेकार हो गई, पौधे नहीं उगेगा, तुम्हारे फल ही नहीं उगेंगे, तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी सब्जियां नहीं उगेंगी, खत्म, वो खत्म, तुम पहले खत्म हो जाओगे। आपने कहा पानी 1 गिलास पानी लीजिए, पानी अगर गंदा है तो आप पी नहीं पाओगे, पानी पी नहीं पाओगे तो पौधे तो जिंदा रहेंगे, अपन मर जाएंगे। आपने कहा इसका मतलब अजैविक से जैविक में फर्क पड़ता है, जब उससे तुम में फर्क पड़ता है तो तुमसे उसमें भी फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है भाई, अब तुम यहां से गए प्लास्टिक मिट्टी में फेंक रहे हो, गंदगी मचा रहे हो, विभिन्न प्रकार के केमिकल खेतों में डाल रहे हो, तो खेत भी तो प्रभावित होगा, मिट्टी भी तो प्रभावित होगी, आग जला रहे हो, तापमान भी तो बढ़ेगा घटेगा, बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, इसका मतलब हमने एक चीज और समझ ली, जैविक और अजैविक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई साहब पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा एक्चुअली में दरअसल क्या बनेगी, तो बोलना जब जैविक और अजैविक का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है, उस पूरे अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। चलिए हटिए, अगली हेडिंग। ठीक है, ये और मेन हेडिंग है परितंत्र के प्रकार। ठीक है, परितंत्र समझा दिया मैंने, परितंत्र यही है, इसी को तो इकोसिस्टम बोला गया। बस आज की अंतिम लेक्चर, तभी मैंने बोला था हो सकता है लिखा ना पाऊं लेकिन आप उसको समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, परितंत्र के प्रकार, चलिए ग्राफ बनाता हूं। तो आप बोलोगे परितंत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार होता है जिसे कहा जाता एक प्रकार होता है जिसे क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक, और एक प्रकार होता है जिसे क्या कहा जाता है, मानवीय। कृत्रिम और नेचर, मानवीय बड़ा सरल है, अब सुनने में ठीक लग रहा होगा, मानवीय मतलब बंदा डैम ये सब चीजें, और प्राकृतिक मतलब आपके पास ऐसी क्वेश्चन आपके पास पूछेगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा, देखते हैं योग्यता। चलिए आइए, प्राकृतिक को 2 भाग में बांटेंगे, बेटा बहुत ध्यान से देखना। प्राकृतिक को एक वह जो सूर्य के प्रकाश पर आधारित है, ठीक है, ओके। दूसरा वह जो वैज्ञानिक ऊर्जा पर आधारित है, इसे कहेंगे प्राकृतिक परितंत्र।
मानवी को बांटते हैं, मानवी को आपके पास बांटेंगे, फिर वह मानव के कार्य जो सूर्य के प्रकाश पर आपके पास आधारित है। तीसरा, आपके पास जो जीवाश्म के ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए 4 विकल्प। पहला क्वेश्चन, कृष्ण, बगीचा, मोबाइल साइलेंट पे। पहला क्वेश्चन बगीचा क्या है? दूसरा क्वेश्चन तालाब क्या है? लगाओ अपनी बुद्धि। पहले मैं एक एक करके पूछूंगा। 4 विकल्प हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और जब ये 4 में आंसर ना बने तो इन 2 में बता देना मानवी है कि प्राकृतिक। ठीक है, चलो आ जाओ। बगीचा क्या है? मानवी है। बगीचा मानवी। मानवी कौन कौन कह रहे हैं? 2 लोग, 4 5 लोग। तो सूर्य के प्रकाश तो 2 स्थान पे है, मानवी में। अच्छा ठीक है, ओके चलो, अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। आ जाओ, तालाब क्या है? प्राकृतिक। अच्छा मानवी, बड़ा गड़बड़ हो गया काम। तालाब आपके पास, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने, ये तालाब वाला कि यूपी टेट तो इस क्वेश्चन पर उठा है तालाब वाले पे। तालाब क्या है? तालाब क्या है? लोग गलत करके आता है। तालाब क्या है? मानवी की आपके पास ये। ठीक है, आ जाइए। अब मैं बताता हूं, समझाता हूं, अपने आप आंसर मिल जाएगा। बस बिल्कुल एंड देखना, 3 पॉइंट। आ जाइए, पहले इसको निपटाते हैं, उनका आंसर मिल जाएगा। आपने कहा प्राकृतिक, तो आप बोलोगे समुद्र, नदी, मरुस्थल, ये क्या है? प्राकृतिक। ठीक है, अब मैं थोड़ा समझा दूं, ये तो मैंने सीधा लिख दिया। बहुत मैंने आपके पास ध्यान देना, जो पानी होता है वो पानी आपने नहीं बनाया। थोड़ा मेरी बात समझना बहुत अच्छे से। पानी आपने नहीं बनाया, पानी तभी पानी है जब उसमें ऑक्सीजन है। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं है तो पानी होकर भी पानी नहीं है, बर्बाद कर देगा सब, क्योंकि अजैविक पे डिपेंड होता है जैविक। अगर तालाब पूरा गंदा हो गया तो कहां से मछली पलेगी? ठीक है, तो पानी तो तालाब में भी था, लेकिन गंदा हो गया तो बेकार हो गया ना वो पानी। ठीक है, आपने कहा बात तो सही है। अब मैं तुम्हें तो एक छोटा सा प्रयोग दिखा दूं। लगभग यहां पर रखी है वो बोतल, जब शुरुआत में हम एक वीडियो बनाती थी यूट्यूब की, तब का है, शॉर्ट देखा होगा एक, उसी में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको आपके पास सुनना, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बेटा जी इधर, ये तुम्हारे पास पानी है, ये देखो बुलबुले आपके पास पानी में चल रहे। देखो ये नीचे की तरफ आपके पास बुलबुले, ये जो बुलबुले आपके पास होते हैं ये क्या होते हैं बताओ? सब सुन, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आपने बोला ये पानी है, तो ये हल्के हल्के जो बुलबुले जब कभी हम कांच के गिलास में डालते हैं, ये देखो बुलबुले आपके पास छोटे छोटे से, ये बुलबुले जो दिखाई देते हैं पेप्सी, थम्स अप लो, जब थम्स अप नया गिलास डालते हैं, छुन 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 आपके पास बुलबुले, वो बुलबुल आपके पास क्या होते हैं? वो बुलबुले में क्या चिपकी होती है? उन बुलबुले में चिपकी होती है O2, और उन बुलबुले में आपके पास O2 रहती है। और जब तक पानी में O2 है तब तक पानी पानी है, और पानी में O2 समाप्त तो पानी फिर पानी नहीं है। ठीक है, और एक प्रयोग बताओ, एक प्रयोग सीधा। मान लीजिए मैं 1 गिलास पानी ही लेता हूं, ध्यान से सुनना, और 1 गिलास पानी लेने के बाद मैं इस पानी को गर्म कर देता हूं, उबाल दिया मैंने, पानी यही है। और 1 गिलास पानी और लिया, उसको मैंने नहीं उबाला। ठीक है, और एक एक्वेरियम लिया कांच का, मछली घर वाला। ठीक है, जहां से लेफ्ट हैंड वाले में, राइट हैंड वाले में उबला हुआ पानी भर दिया, और इस वाले में बिना उबला हुआ पानी भर दिया। अगर पानी ठंडा हो गया तो अब मैं मछली लाया, मछली मैंने उबले पानी में भी डाल दिए जो उबला था पहले, और मैंने कुछ मछलियां एक्वेरियम सादा पानी में डाल दिया। मछली किस में जिंदा रहेगी? बहुत बेहतरीन, मछली जिंदा रहेगी सादा पानी में। इस वाले उबले पानी में क्यों जिंदा नहीं रहेगी? क्योंकि उसमें क्या नहीं है?
O2 कहां चली गई? तो आप बोलना भैया जब पानी आप उबाल रहे थे तो पानी उबलने के समय पतीले के चारों तरफ छुन 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 छोटे छोटे से दाने जो पानी में उबल के पतीले के चारों तरफ चमकते जा रहे थे, वो भाप बनकर ऑक्सीजन उड़ती जा रही थी और ऑक्सीजन कम होते जा रहा था। इस कारण से वो पानी अब बेकार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र में जीव कहां तक पाए जाते हैं? तो बोलना जहां तक सूर्य का प्रकाश चला जाता है, पहला आंसर। समुद्र में सूर्य का प्रकाश कहां तक चला जाता है? तो बोलना पानी में 200 मीटर तक, दूसरा आंसर। ठीक है, समुद्र में जीव जंतु जो मेन होते हैं, छोटे छोटे से जीव, ये मछलियां अपना शिकार पकड़ने कहां पर आती है? समुद्र के ऊपरी भाग में। क्यों? क्योंकि प्रकाश उसी 200 मीटर तक आता है, इसलिए सभी छोटे छोटे जीव अपनी एनर्जी को लेने उसी समुद्र में आते हैं, इसलिए शिकार सर्वाधिक वहीं किए जाते। तीसरा आंसर विज्ञान का, जियोग्राफी का और एनवायरमेंट का। बस अब तुम्हें सब समझ में आ गया। कोई तुमसे पूछे समुद्र क्या है? पर्यावरण। नदी मरुस्थल क्या है? प्राकृतिक, सूर्य के द्वारा। नदी प्राकृतिक, मरुस्थल सब बेकार। अगर धूप ज्यादा ना पड़ी होती रेगिस्तान काहे बना होता? धूप ना पड़ी होती तो समुद्र में O2 कहां से आता? नदी में पानी कैसे शुद्ध होता? ओके, अब आ जाओ वैज्ञानिक ऊर्जा वाला आपके पास देख लो, ये भी नेचर है। तो इसमें 3 आंसर, 2-3 बताना। एक आपके पास कौन सा? ज्वार नद मुख। दूसरा कौन सा? प्राकृतिक आपके पास झीलें, या मैं कह सकता हूं गड्ढे। ठीक है, अब ये का लफड़ा है। चलिए आपके पास देखो, ये तुम्हारे पास क्या है? भारत। भारत में एक नदी बहती है मेन, गंगा। गंगा यहां से बहती है और गंगा आपके पास बहते बहते आपके पास ये पहुंची कहां पर? बंगाल। बंगाल पहुंची, गिर गई। जब गंगा बंगाल में गिरेगी तो क्या बनाएगी? डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। चलो आ जाओ। अब एक नदी और आई यहां से ब्रह्मपुत्र से, जो आके गंगा में मिल गई उसी बंगाल में, वो भी गिर गई। तो जब दो नदियां या दो नदियों के साथ एक साथ पानी, है सुनो, जब दो नदी या दो नदी से ज्यादा उनका पानी एक साथ सागर में गिरता है, उसको क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। और जिस ज्वार नदमुख तुमने नहीं बनाया, ये किन्होंने बनाया? नदियों ने। और जिन मिट्टी का ढेर, लावा आवा, पूरे आपके पास जैविक पदार्थ, एबायोटिक बायोटिक जो नदी के मलबा के साथ आ रहे हैं, पत्तियां, छोटे छोटे जीवाश्म, कीट मकोड़े, समुद्र का पानी एकदम से आता है लहरें लेके, उस पूरी मिट्टी को साफ कर देता है। उसे क्या कहा गया? ज्वार नद मुख। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक झील है। झील तो तुम जानती हो, झील सब नेचुरल वाली होती है। आज तक इंसान ने बांध बनाए, एक आध दो झील बनाई, वो बल्लभ बन किंत सागर रेहन। तो अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं। सबरी, डल झील, बुलर झील, सुप्रियल झील, आपके पास जितनी झील है सब प्राकृतिक झील है, भगवान ने बनाई। भगवान ने कैसे बनाई? आपकी पृथ्वी गोल घूम रही थी, कभी पृथ्वी की गोल घूमने से उल्का पिंड टकरा गया, उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी में गड्ढा हो गया, पानी बरसा, उनमें पानी भर गया, झील बन गई। तो झील क्या है? झील आप बोलना क्या है? प्राकृतिक। इसी प्रकार से गड्ढे क्या है? प्राकृतिक। चलिए अब इसमें आ जाओ, इनके आंसर नहीं मिले अभी आपको। ठीक है, आ जाइए। हवा, सूर्य के प्रकाश पे आधारित खेत, सूर्य के प्रकाश के आधार पर बगीचा। ठीक है, अब बगीचा में जिन बच्चों ने आंसर दिया था, मानवी और ये सूर्य के प्रकाश, बहुत बढ़िया आंसर दिया था। और जिन बच्चों को ये लगा पता नहीं प्राकृतिक है, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें ऐसा क्यों लगा होगा बगीचा प्राकृतिक है। तुमने बगीचा पे ध्यान नहीं दिया, तुमने ध्यान दिया बगीचा के पेड़ पौधे पे, और तुमने ध्यान दिया बगीचे के पेड़ पौधे पे, तो तुम्हें लगा पेड़ पौधा तो नेचुरल होता है। चलिए अब मैं तुम्हें खेत में लेके चलता हूं, ध्यान सुनना। ठीक है, आप एक खेत में गए, बहुत, मैंने क्या बोला, मैं बिल्कुल मेहनत से पढ़ाऊंगा, तुम बस पूरा समझ लेना। समझ लीजिए सेट हो गया, 10 दिन की क्लास है। एनवायरमेंट तुम्हें इतना किताब में ना मिलेगा, किताबें तो परीक्षा वाली विशेषता किताब, लेकिन उतनी किताब पर आप कहां तक पढ़ोगे? ये है पूरा एनवायरमेंट भर की किताब, संविधान की लगाती, इतिहास की लगाती। तो बेटा इतना पढ़ने का टाइम थोड़ी ना, सिविल की तैयारी थोड़ी ना कर रहे, पीसीएस की जितनी किताब पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ना, निष्कर्ष में पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, क्या बता रहा था मैं? ये बता रहा था खेत में पहुंचे, आपने खेत में देखा, सुनो बस एंड रह गया। खेत में पहुंचे तो खेत में आपने देखा भाई तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है। बगल वाले खेत में गए, या तुम्हारी फसल में क्या हो गया? सूख गए पौधा। इसी प्रकार तुम किसी के बगीचे में गए, भाई तुमने कहा भाई साहब आम तो बहुत अच्छे आ गए इस बार, फल ही फल दिखाई दे रहे,
गए आम तो, अब गर्मी में लगता बड़ी आम की फसल होगी, मतलब बागवानी बढ़िया होगी। वो कह हाँ भैया ठीक है। तुम बगल वाले बगीचे में गए, तुमने कहा तुम्हारे आम के पौधे की फल तो यार झड़ गए और कुछ पौधे तो सूख भी गए, क्या है यार? तुमने पता दोनों लोगों ने तुम्हें आंसर दिया, बेकार वाले ने तुम्हें आंसर क्या दिया? क्या बताएं भैया, हम यार शहर में रहते हैं, कम आ पाते हैं, पानी का छिड़काव नहीं हो पाता, समय पर दवाइयां नहीं मिल पाती और खाद आदि नहीं दे पाती, इसलिए पौधे बिल्कुल बीमार हो गए। अच्छे वाले के पास गए, अच्छे बगीचे वाले के पास, क्या है भैया? उसने कहा पागल हो गए यार, दिन रात हम दिन भर रहते हैं यहीं पर, दिन भर मेहनत करते हैं, रात में यहीं सोते हैं, सुबह इसकी सिंचाई करते हैं, शाम को पूरी पेड़ पौधों में आपके पास पानी देते हैं, सो एंड होते समय फिर बीच में इनको खाद आदि भी दे देते हैं, कभी कीड़े मकोड़े लग जाते तो खाद भी देते हैं, तोता होता परेशान करते तो उनको भगाने के लिए एक आदमी रखे हैं, इसलिए हमारा बगीचा अच्छा है। इसका मतलब बगीचा खेत भगवान ने नहीं बनाया, बगीचा खेत किसने बनाया? मानव ने, प्राकृतिक ने। ठीक है, एंड वाला आ जाइए, आपके पास जीवाश्म ऊर्जा, ये आपके पास क्या है? ध्यान देना, कहानी बैक करते हैं कोरोना काल पे। ठीक है, मानव बिना सूर्य का जिंदा रह सकता है, ये बात कहता है एनवायरमेंट, पर्यावरण, परितन। कैसे? देखो, ठीक है, मैं तुम्हें इसी स्थान पे कह दूं कि तुम्हें यहां पर रहना है आने वाले 1 महीने तक, सुबह छोला भटूरा आ जाएगा, शाम को मटर पनीर आ जाएगा, बीच में जो तुम कहो मोमोज वोमोज फिंगर राइस वो आ जाएगा। तुम 1 महीना का, तुम अगले 2 महीने और रह लो। तुमने कहा भाई साहब कौन सी बड़ी दिक्कत है? ठीक है, यही हुआ था आदमी के साथ कब? कोरोना काल में, जब बॉम्बे जैसी, इराक जैसे एरिया में नहीं, बॉम्बे जैसे एरिया में 50-60 खंड की बिल्डिंग बनी, दिल्ली तरह, कोलकाता, पुणे में, सरकार कह रही छत में ना जाना बेटा, छत में दिख गए ड्रोन उड़ाऊंगा और ड्रोन उड़ाऊंगा से वही मारूंगा। रात तक तो बुरा हाल था, अगर तुम बालकनी से ढूक रहे और पुलिस की गाड़ी आ जाती थी तो तुम कब बेड के नीचे छिप जाते थे, तुम्हें खुद पता ही रहता था। कहा ये पुलिस कहती थी अंदर अंदर अंदर, तो ये तो तुम लोग धूप पा लेते थे। बॉम्बे तब आदमी ने 6-6 महीने धूप नहीं पा पाई, लिफ्ट बंद कर दी छत की जानिब, तब भी जिंदा रहे। कैसे? डोसा खा के, मैगी खा के, रोटी खा के। तो आपने बोला जीवाश्म ईंधन, भोजन रोटी क्या है? मानवी। इसका मतलब हम बिना सूर्य के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। अगर मैं तुम्हें कह दूं इसी बिल्डिंग में, इसी कमरे में 3 साल तक बिना सूरज के रहना है, पागल पड़ जाओगे तुम। विटामिन डी की कमी हो जाएगी, बाल झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो कुछ समय तक हम बिना सूर्य की ऊर्जा के भी जिंदा रह सकते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? जीवाश्म ईंधन। तालाब कहां है? तालाब कहां है? ये तालाब में इतना बड़ा विवाद था, तालाब आपके पास कहां है? तो आंसर देना। अब सुनिए, तभी मैं तुमसे कह रहा था तालाब बहुत पूछता है यूपी टेट। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब तालाब पूछे, और ये याद रखना पेपर किस चीज का दे रहे हो, अगर यूपी टेट का और एस्टेट का पेपर दे रहे हो, तुम्हें आंसर लगाना है मानवी। लेकिन जीडी, पुलिस, लेखपाल, यूपीपीसीएस किसी का भी पेपर दे रहे हो, तब आंसर लगाना है प्राकृतिक। आयोग में लड़ाई है, यूपी टेट ये मानता है तालाब मनुष्य बनाएगा, यूपीपीसीएस, एसआई, पुलिस, जीडी ये मानता है तालाब मनुष्य बनाएगा नहीं, तालाब में मछली अछलियां खुद जीवित होंगी, कैचे वैचे खुद आएंगी, नेचर है। सूरज पड़ेगा तब तालाब में जल आएगा, जल में O2 आएगा तब जिंदा रहेगा। लेकिन यूपी टेट कहता नहीं, हमारा आयोग कहेगा तालाब मनुष्य बनाएगा। अब जो है सो तुम पढ़ लेना, मैं तो बता दिया, इतना याद रखना। काहे का पेपर दे रहा है, दिखाऊंगा कल जी।